हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 43 है। यह सीरीज स्पेशली यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीआईसी प्रवक्ता का भी फॉर्म आ गया है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं हम वही बता रहे हैं। मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था और आज मैं आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। ये आपके सिलेबस में है, तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको समझिए। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एंड लेट E1, E2 and so on En be n mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. If A is any event which can occurs with E1 or E2 or En, then PA is equal to PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E2 plus and so on PEn into PA by En। और अगर हम यहाँ पर सिग्मा अप्लाई करते तो सिग्मा आई जोड़ू 1 to n पी ई आई इंटू पी ए अपान ई आई। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सैंपल स्पेस तो हमारा एक होता ही होता है, ये कोई जो है इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ पर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर E1, E2, E3, E4, E5 बहुत सारे इवेंट्स होंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दिए रहेंगे। और यहाँ पर एक इवेंट ए ऐसा होता है, विच कैन अकर्स विद E1 और E2 और E3 एंड सो ऑन। तो पीए निकालने का ये फार्मूला होता है, इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर एग्जांपल ये है कि एक बैग है, बैग फर्स्ट हमने इसको कहा, इसमें 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। ये बैग सेकंड, इसमें 5 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब इस तरह से पूछेगा कि दोनों बैग में से किसी एक बैग को लिया जाता है और उसमें से एक बॉल निकाली जाती है, तो उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए या फिर उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम E1 को लेट कर लेते हैं कि बैग फर्स्ट को सेलेक्ट करने का इवेंट है और E2 जो है बैग सेकंड को सेलेक्ट करने का इवेंट है। तो यहाँ से हमको PE1 मिल जाएगा 1/2, PE1 मिल जाएगा 1/2, क्योंकि 2 बैग है, 2 बैग में से एक बैग, इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। तो ये हाफ हो गई। अब दोनों बैग में से किसी एक बैग को लिया जाता है और एक बॉल निकाली जाती है, तो वो बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक ऐसा इवेंट है जो यहाँ पर रेड होने को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर जो बताया गया कि E1 और E2, यहाँ पर E1 और E2 तो इवेंट्स हैं, लेकिन एक ऐसा इवेंट होता है जो इसके साथ भी अकर करता है और इसके साथ भी अकर करता है। तो यहाँ देखिए रेड इसमें भी है और रेड इसमें भी है। तो यहाँ पर इस टाइप का जब क्वेश्चन देखे तो समझ लीजिए कि हमको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों बैग में से किसी एक बैग को लिया जाता है और एक बॉल निकाली जाती है, तो वो रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब हमने PE1 निकाल लिया, PE2 निकाल लिया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा PA/E1। PA/E1 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बैग को लिया गया, क्योंकि वास्तव में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। A/E1 क्या है, A/E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हो कि E1 को लिया गया, फर्स्ट बैग को लिया गया और उसमें से एक बॉल निकाली गई और ये रेड है, क्योंकि ऊपर वाला रेड बताता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यहाँ रेड जो है ऊपर यहाँ 3 है और टोटल ये 7 है, तो ये PA/E1 3/7 हो जाएगा। इसी तरह से PA/E2 निकालेंगे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड बैग को लिया गया, एक बॉल निकाली गई और वो बॉल रेड है, तो रेड देखिए यहाँ पर 5 है और टोटल यहाँ पर 11 है, तो 5/11 हो जाएगा। तो अब हमको यानी रेड निकालना अगर हमको, तो यहाँ पर देयरफॉर हो जाएगा PA = PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2
इंटू पी ए बाई ई टू। ये तो हमने फार्मूला लिख दिया है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर पी ई वन क्या है, पी ई वन यहाँ पर 1/2 है और ए अपान ई वन यहाँ पर 3/7 है, और प्लस पी ई टू क्या है, पी ई टू भी यहाँ पर हाफ है और इंटू में ए अपान ई टू 5/11 है। तो इस तरह से दोनों बैग में से किसी एक बैग को लिया गया और बाल निकाली गई, वो बाल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि दोनों बैग में से किसी एक बैग को लिया गया और उसमें से एक बॉल ड्रा किया गया और वो बॉल रेड है, वो बॉल रेड है, ऑलरेडी दिया हुआ कि वो बॉल रेड है, तो फर्स्ट बैग से निकाला गया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या सेकंड बैग से निकाला गया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फिर ये बन जाएगा बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम को अभी हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि बॉल निकाला गया रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से हम हाफ कॉमन कर लेते हैं और हाफ कॉमन करने के बाद में 3/7 प्लस 5/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा और प्लस 35 आ जाएगा और अपान में 77 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू 68/77। इससे इसको कट कर देते हैं तो ये 34/77। ये हमारा आंसर आ गया। दोनों बैग में से किसी एक बैग को लिया गया, एक बॉल निकाली गई, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई है। अब बेस थ्योरम या फिर इसी को इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ये क्या होता है, सब कुछ यही है, जो डेटा दिया गया है यही है, E1 E2 यही रहता है, ए यही रहता है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाता है पी ई आई अपान ए इज इक्वल टू पी ई आई इंटू पी ए अपान ई आई अपान सिग्मा पी ई आई इंटू पी ए अपान ई आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n चल रहा है। यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 to n चल रहा है। तो अगर हमें नीचे वाला देखें, डिनोमिनेटर वाला देखें, तो ये वास्तव में टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ये पी ए लिखा हुआ है क्योंकि पी ए इसी के इक्वल होता है। तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर ए पहले ही अकर्ड हो चुका है, हमको ई आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हमको E1 और E2 या E3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जबकि ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ पर जो है फार्मूला हम बेस थ्योरम का कब लगाएंगे, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों बैग में से किसी एक बैग को लिया जाता है और एक बॉल सेलेक्ट की जाती है और वो बॉल रेड है, तो सेकंड बैग से निकाला गया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ये पूछा जाए कि सेकंड बैग से निकाला गया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, बेस थ्योरम यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस थ्योरम आपका ये हो जाएगा बेस थ्योरम कि अगर आपसे पूछा जाए सेकंड बैग से निकाला गया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब पी E2 अपान ए पूछा जा रहा है, क्योंकि रेड होना तो पहले ही गिवन है, सेकंड बैग से निकाला गया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर E2 अपान ए हो जाएगा, पी E2 अपान ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पी E2 का मतलब ये हुआ, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर पी E2 इंटू पी ए बाई E2, न्यूमरेटर में तो आपका ये E2 ही जाएगा, न्यूमरेटर में तो आपका ये E2 ही जाएगा, पी E2 इंटू पी ए बाई E2, और डिनोमिनेटर में टोटल जाता है, डिनोमिनेटर में टोटल जाता है पी E1 इंटू पी ए बाई E1, और प्लस में पी E2 इंटू पी ए बाई E2। तो ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि यहाँ पर E2 अपान ए है, तो न्यूमरेटर में यही E2 जाता है और डिनोमिनेटर में E1 E2 E3 जितना भी होगा सब कुछ जाएगा यहाँ पर। तो इसका वैल्यू अगर हम लिख दें पी E2 का वैल्यू, तो पी E2 का वैल्यू हाफ है और इंटू पी ए बाई E2, पी ए बाई E2 का वैल्यू क्या है 5/11 है, और अपान में यहाँ पर पी E1 का वैल्यू भी हाफ है, और इंटू में पी ए बाई E1 का वैल्यू 3/7 है, 3/7 है, प्लस पी E2 हाफ है और इंटू पी ए बाई E2 भी यहाँ पर ये 5/11 है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाता है 35/68, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके जो भी पूछा जाता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3। इफ द स्टूडेंट doesn't know the answer, then he guesses the answer with probability 1/4 being correct, given that the
स्टूडेंट हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। JDD PGT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। GIC प्रवक्ता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया गया है, तो इसको समझिए। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन वास्तव में बेस थ्योरम है, क्योंकि बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक रूप है। तो यहाँ पर E1 E2 E3 ये 3 इवेंट और 2 है, तो E1 E2 2 इवेंट और A क्या है, ये 3 चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 3 चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं तो बेस थ्योरम क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए कि इसकी ट्रिक क्या है। यहाँ पर ट्रिक यही है कि E1 क्या है इसको पता लगाना है, और E2 क्या है ये पता लगाना है, और A क्या है ये पता लगाना है। फिर फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ होता है। 2 चीज़ ये है कि स्टूडेंट नोज द आंसर और स्टूडेंट डजंट नो द आंसर, ये 2 चीज़ है। तो यहाँ पर E1 क्या है, E1 एक ऐसा इवेंट है कि यहाँ पर स्टूडेंट नोज द आंसर, ये हमारा E1 हो जाएगा। और E2 हो जाएगा स्टूडेंट गेसेस द आंसर, गेसेस द आंसर। देखिए यहाँ पर जब जानेगा तब तो करेक्ट आंसर कर ही देगा, लेकिन जब नहीं जानेगा तो गेस करेगा। तो ये चीज़ E2 जो है गेस कर रहा है या नहीं जानता है, ये हो जाएगा। और A जो है यहाँ पर A क्या होता है, A ऐसा होता है जो इसके साथ भी अकर करता है और इसके साथ भी अकर करता है। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा, ये आंसर करेक्टली, क्योंकि जानेगा तो भी उत्तर देना है, नहीं जानेगा तो भी उत्तर देना है। तो A इसके साथ भी होता है और A इसके साथ भी होता है। तो यहाँ पर A हो जाएगा ही आंसर्ड करेक्टली, यहाँ पर A हो जाएगा ही आंसर्ड करेक्टली। ये 3 इवेंट आ गया। अब यहाँ पर हमको निकालना है PE1, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। PE1 क्या होता है, PE1 यहाँ पर स्टूडेंट नोज द आंसर। तो यहाँ साफ साफ दे रखा है स्टूडेंट नोज द आंसर, करेक्ट आंसर टू द मल्टी चॉइस क्वेश्चन इज 2/3। तो ये PE1 2/3 हो जाएगा। और यहाँ से हमको मिल जाएगा PE2। PE2 क्या हो जाएगा, PE2 का मतलब वो गेस कर रहा है, इसका मतलब नहीं जानता तभी गेस कर रहा। तो नहीं जानता है तो 1 माइनस कर दीजिए, जो जानता है इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस जो जानता कर देते हैं तो नहीं जानता यानी गेस कर रहा है। यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा 1 - 2/3 यानी 1/3 ये हो जाएगा। और यहाँ से PA/E1 का मतलब समझिए, PA/E1 वास्तव में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल का मतलब ये हुआ कि E1 हो चुका है, E1 हो चुका है, इसका मतलब स्टूडेंट नोज द आंसर, और A है ही आंसर करेक्टली। तो यहाँ पर देखिए अगर स्टूडेंट जानेगा आंसर तो करेक्ट आंसर कर ही देगा। तो ये श्योर इवेंट हो गया, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और PA/E2 का मतलब ये हुआ कि जानता नहीं है, गेस करता है, फिर भी करेक्ट आंसर देता है। तो जानता नहीं है, गेस करता है और करेक्ट आंसर देता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 यहाँ पर दे रखा है। तो ये 1/4 होगा। और हमको निकालना क्या है, गिवन दैट द स्टूडेंट हैज आंसर्ड करेक्टली, यानी ए हमारा नीचे हो जाएगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, E1 हमारा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर लिख देंगे PE1/A, क्योंकि यहाँ पर गिवन दैट नीचे होता है, गिवन दैट यहाँ पर A है यानी नोज द आंसर हो जाएगा। गिवन दैट यहाँ पर नीचे A है, A का मतलब ये हुआ कि गिवन दैट यहाँ पर गिवन दैट है द स्टूडेंट हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। तो यहाँ पर A नीचे हो जाएगा, क्योंकि A को हमने क्या माना ही आंसर्ड करेक्टली। तो A नीचे हो गया। और E1 का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट नोज द आंसर, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमको निकालना है PE1/A। तो इसका फार्मूला हो जाता है PE1 × PA/E1। यहाँ पर ध्यान रखिए E1 ऊपर है तो न्यूमरेटर में ही ऊपर वाला चला जाता है और नीचे टोटल होता है, तो ये हो जाता है PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। नीचे टोटल जाएगा, 2 इवेंट है तो दोनों जाएगा, 3 इवेंट है तो तीनों जाएगा। इस तरह से यहाँ पर PE1 क्या है, PE1 यहाँ पर 2/3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। और A/E1 यहाँ पर 1 है, और अपान में यहाँ पर 2/3 × 1 प्लस PE2 यहाँ पर क्या है, PE2 है 1/3। A/E2 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 ये हो गया।
तो न्यूमरेटर में 2/3 आ गया और डिनोमिनेटर में देखिए 4 तियाँ 12 हो गया और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो गया, 8 एक 9/12 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा। ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8/9, 8/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा और 8/9 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, he throws a die and reports that it is a 6, find the probability that it is actually a 6। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ईयर यहाँ पर नहीं मालूम इसलिए हम नहीं लिखा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआईसी प्रवक्ता में ये आ सकता है। तो हमने बताया कि अगर बेस थ्योरम दिख रहा है तो इसमें E1 होता है, E2 होता है और A होता है। 3 इवेंट को समझना जरूरी है, तो इसको आप आसानी से लगा ले जाएंगे। तो यहाँ पर E1 E2 जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है और A इवेंट इसके साथ भी अकर करता है और इसके साथ भी अकर करता है, यही आपको समझना है। तो यहाँ पर अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो यहाँ पर इवन इवेंट हो जाएगा, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो यहाँ पर इवन हो जाएगा अकर्स 6, यहाँ पर इवन हो जाएगा अकर्स 6, अकर्स 6। E2 हो जाएगा डज नॉट अकर 6 और ये हो जाएगा ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर 6 आएगा, अगर यहाँ पर 6 आएगा तो भी वो रिपोर्ट करेगा कि 6 आया, 6 नहीं आएगा तो भी वो रिपोर्ट करेगा 6 आया। तो ए इवेंट इसके साथ भी अकर कर रहा है और ए इवेंट इसके साथ भी अकर कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए P1 का मीनिंग ये हो गया, P1 का मीनिंग ये हो गया कि डाई को थ्रो किया गया है, डाई को थ्रो किया गया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा। और PE2 मीन्स क्या हुआ कि 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 1/6 मीन्स 5/6 हो जाएगा। और PA/E1 का मीनिंग ये हुआ, E1 का मतलब हुआ कि 6 आ रहा है, E1 का मतलब ये हो 6 आ रहा है। और A का मतलब ये हुआ कि वो रिपोर्ट भी कर रहा है कि 6 है, इसका मतलब वो सच बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सच बोल रहा है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स है, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और PA/E2 की बात जब हम करते हैं, PA/E2 की बात करते हैं तो E2 का मतलब ये हुआ कि 6 नहीं आ रहा है। और 6 अगर नहीं आ रहा है, 6 अगर नहीं आ रहा फिर भी वो कह रहा है कि ये जो है 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए जो है ही रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। ए ऊपर वाला क्या है कि 6 वो बता रहा है, यहाँ 6 नहीं आ रहा फिर भी वो 6 बता रहा है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 3/4, 1 - 3/4 मीन्स 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। चाहिए P/E1/A चाहिए, क्योंकि A जो हमारा इवेंट है दिस हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, क्योंकि A क्या है, A यहाँ पर ये है कि ही रिपोर्ट दैट इट इज़ अ 6। तो यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा, E1 हमको निकालना है, क्योंकि हमको निकालना है इट इज़ एक्चुअली अ 6। तो P/E1/A हो जाएगा। तो E1 ऊपर है तो यहाँ पर P/E1 ऊपर रहेगा इंटू PA/E1, ये फार्मूला है। और अपान में यहाँ नीचे टोटल होता है P/E1 इंटू PA/E1 और प्लस में PE2 इंटू PA/E2। अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आता है तो भी ऐसे करना है, और ऑप्शनल में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर ले आएंगे क्विकली। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको फार्मूला लिख करके बता रहे हैं। तो P/E1 यहाँ पर क्या है, P/E1 1/6 है और इंटू में A/E1 3/4 है। और यहाँ पर P/E1 तो यही है 1/6 इंटू 3/4 और प्लस में PE2 यहाँ पर 5/6 है
और इनटू में a/e2 1/4 है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा और इस तरह से हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स of their outputs 5, 4 and 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the products and is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? ABCD 4 ऑप्शन है, NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका और ये जो है GIC प्रवक्ता में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बेस थ्योरम से आते हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, हम इसको ट्री डायग्राम से बनाएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 मशीन है, मान लेते हैं मशीन A है, यहाँ पर ये मशीन B है और ये मशीन C है। यहाँ पर हमारे पास मशीन A है, मशीन B है, मशीन C है। तो यहाँ पर 3 मशीन है, तो यहाँ पर E1, E2 और E3 3 इवेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं मशीन ए के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है तो E1 इवेंट है ये, और ये मशीन बी के द्वारा E2 है और मशीन सी के द्वारा यहाँ पर E3 तीसरा इवेंट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हम इसको ट्री डायग्राम से बना रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इसी से आसानी लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मशीन ए जो है ये 25% प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा P1 यानी मशीन ए के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है 25%, तो ये हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। और PE2 का मतलब ये हुआ कि मशीन बी के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है ये 35% है, 35/100 हो जाएगा। और यहाँ पर PE3 का मतलब कि मशीन सी के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 40% हो जाएगा, तो 40/100 हो जाएगा। ये हमको मिल गया। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो हमारा आउटपुट है ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। यहाँ पर हमको एक इवेंट ए लेट करना है, तो यहाँ पर एक इवेंट हमने ए लेट कर लिया और ये जो है जो बोल्ट ड्रा किया गया है, जो बोल्ट इज ड्रान एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो बोल्ट इज डिफेक्टिव, यहाँ पर ए इवेंट क्या हो जाएगा, बोल्ट इज डिफेक्टिव, बोल्ट इज डिफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा इवेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो ये ए इसके साथ भी अकर करता है, ए इसके साथ भी अकर करता है और ए इसके साथ भी अकर करता है। ए इसी टाइप का इवेंट होता है। और E1, E2, E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, किसी का किसी से कोई वास्ता नहीं है, अपना अपना अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है 5% डिफेक्टिव करता है। तो यहाँ पर देखिए PA/E1 का मतलब ये हुआ, PA/E1 का मतलब ये हुआ कि हमने मशीन ए को देखा और उसके बाद हमको देखा कि जो बोल्ट ड्रा किया गया है वो डिफेक्टिव है। तो मशीन ए जो है 5% डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है, तो PA/E1 5% हो गया, यानी 5/100 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमको मिल जाएगा PA/E2 मिल जाएगा। तो PA/E2 का मतलब ये हो गया, PA/E2 का मतलब मशीन बी को देखेंगे और ए डिफेक्टिव देखेंगे, क्योंकि ए डिफेक्टिव तो 4% यानी 4/100 हो गया ये। और PA/E3 मशीन सी को देखेंगे और फिर देखेंगे डिफेक्टिव है ऊपर, तो डिफेक्ट 2% है, तो ये 2/100 हो जाएगा। ये जो है हमको प्रोबेबिलिटी जितनी भी थी हमने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, मशीन बी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जबकि ये डिफेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है हमको निकालना है PE2/A, क्योंकि बोल्ट जो ड्रा किया गया वो तो डिफेक्टिव है लेकिन मैन्युफैक्चर्ड किया गया मशीन बी के द्वारा, यानी PE2/A निकालना है। तो न्यूमरेटर में तो यही E2 रहेगा, PE2 इंटू PA/E2, न्यूमरेटर में तो यही रहेगा और डिनोमिनेटर में टोटल जाता है, मीन्स PE1 इंटू PA/E1 और प्लस में PE2 इंटू PA/E2 और फिर प्लस में PE3 इंटू PA/E3। तो ये वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे
तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं E2 कितना है, तो यहाँ पर E2 हमारा 35/100 है, 35/100 हो जाएगा। और इनटू में A/E2, तो A/E2 ये 4/100 हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए P1 A/E1, तो E1 यहाँ पर है 25/100 है, ये 25/100 है। और इनटू में A/E1, तो A/E1 5/100 है, A/E1 5/100 है। और प्लस में देखिए यहाँ पर E2 है, तो E2 A/E2 ये पूरा ही हो जाएगा न्यूमरेटर वाला 35/100 और इंटू 4/100। और प्लस में E3 है, E3 देखिए P3 40/100 है, यहाँ पर 40/100 है, इंटू A/E3 2/100 है, 2/100 है। तो यहाँ पर देखिए 100 इंटू 100 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28/69 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस थ्योरम को इस तरह से सॉल्व करते हैं। सो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ डॉक्टर विजिट्स अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द probabilities that he will come by train, bus or scooter are respectively 3/10, 1/5, 1/10. The probabilities that he will be late are 1/4 and 1/3 if he comes by train and bus respectively. But if he comes by scooter then he will not be late. When he arrives he is late. What is the probability that he comes by train? ABCD 4 ऑप्शन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसको जो है ध्यान समझिए। हम इसको ट्री डायग्राम से बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। ट्री डायग्राम से ये आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ है, ट्रेन, बस और स्कूटर है। तो हम इसको ट्रेन मान लेते हैं, इसको हमने ट्रेन मान लिया, इसको हमने ट्रेन मान लिया, इसको हमने बस मान लिया, इसको हमने बस मान लिया और इसको हमने स्कूटर मान लिया, इसको हमने स्कूटर मान लिया है। तो यहाँ पर E1, E2 और E3 ये 3 इवेंट हो गया। या तो ट्रेन से आएगा, बस से आएगा या स्कूटर से आएगा। ट्री डायग्राम बनाना हमको इस तरह से ट्री डायग्राम हम बना लेते हैं। ये ट्री डायग्राम हम बना लेते हैं, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा इवेंट होता है विच कैन अकर विद E1 और E2 और E3। तो यहाँ पर ए क्या हो सकता है, ए यहाँ पर हो सकता है ही इज़ लेट, क्योंकि वो ट्रेन से आएगा तो भी लेट हो सकता है, बस से आएगा तो भी लेट हो सकता है। तो यहाँ पर लेट होना इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ए जो है क्या, ही इज़ लेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले यहाँ P1 निकालेंगे। और P1 का मतलब ये हुआ कि वो ट्रेन से आता है, तो ट्रेन से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 यहाँ पर गिवन है, 3/10 हो गया। और P2 बस से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन है यहाँ पर, ये 1/5 हो गया। और फिर यहाँ पर P3 यानी स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। अब हमको यहाँ पर निकालना है PA/E1 हमको निकालना है, PA/E1। PA/E1 का मतलब ये हुआ कि ये जो है ट्रेन से आ रहा है। E1 का मतलब है कि ट्रेन से आया है, लेकिन ये लेट हो रहा है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ट्रेन से आया और लेट हो रहा है। देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर दिस एंड दिस इफ ही कम्स बाय ट्रेन। तो ट्रेन से आया है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और बस से आया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो ट्रेन से आया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और यहाँ बस से आया है, नहीं PA/E2, A/E2 का मतलब यह हुआ, E2 का मतलब बस से आया है और A का मतलब हुआ लेट है। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। और A/3 का मतलब ये हुआ कि स्कूटर से आया है, लेकिन वो लेट है। तो यहाँ पर देखिए, जब स्कूटर से आता है, बट इफ़ ही कम्स बाय स्कूटर देन
ही विल नॉट बी लेट, तो ये लेट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, स्कूटर से आया और वो लेट है, लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो ये तो राइट टाइम पर आया है, लेट नहीं है। तो यहाँ पर जब वो स्कूटर से आता है तो लेट होना जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि टाइम से पहुँचा है। तो यहाँ पर लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, लेकिन लेट तो है नहीं, तो लेट होना यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर हमको निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। ट्रेन यहाँ पर हमारा E1 है, तो हमको निकालना है देयरफॉर P E1 अपान ए, E1 अपान ए निकालना। इसका मतलब कि वो लेट तो है लेकिन ट्रेन से आया है, तो ये बेस थ्योरम यहाँ पर हो जाएगा, जिसको हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो लेट है लेकिन ट्रेन से आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी मीन्स P E1 अपान ए निकालना है। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, P E1 इंटू P ए बाई E1, जो यहाँ ऊपर होता है वही यहाँ पर न्यूमरेटर में होता है और डिनोमिनेटर में टोटल हो जाता है। तो ये हो जाएगा P E1 इंटू P ए बाई E1 प्लस P E2 इंटू P ए बाई E2 और प्लस P E3 इंटू P ए बाई E3। इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो E1 यहाँ पर क्या है, P E1 ये है 3/10 इंटू ए अपान E1। P ए अपान E1 यहाँ पर 1/4 है और अपान में टोटल हो जाएगा 3/10 इंटू 1/4 है और प्लस P E2 1/5 है और इंटू में 1/3 A/2 1/3 है। यहाँ पर देखिए प्लस P E3 1/10 है और इनटू में P A/3 जीरो है, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा पूरा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 10 है 4 है 10 है 4 है, यहाँ पर 15 है, तो ये तो हमारा जीरो हो गया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/40 हो जाएगा और अपान में यहाँ पर भी 3/40 आएगा और प्लस में आ जाएगा 1/15 और ये हमारा जीरो हो गया, प्लस में आ जाएगा 1/15। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 9/17 आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। 9/17 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स अब समझिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि ये भी जो है जीआईसी प्रवक्ता के सिलेबस में है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझिए, जेम्स बर्नौली थे जिसने इस डिस्ट्रीब्यूशन को बताया था। जेम्स बर्नौली के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होता है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स किया गया है, n ट्रायल्स किया गया है और उस ट्रायल में किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का केस 2 है, मीन्स या तो सक्सेस फेल्योर है या ट्रू फॉल्स है। इस तरह से जब 2 कंडीशन होता है, बाय मीन्स 2 होता है, तो वहाँ पर हम इस थ्योरम को लगाते हैं, इस फार्मूले को लगाते हैं Px = R = NCR इंटू P⁴R इंटू Q⁴n-R। जहाँ पर ध्यान ये रखना है कि P जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और Q1 - P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस। तो P अगर ट्रू फॉल्स की केस है तो P हमको वो चीज़ लेनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। बस ये ध्यान रखना P वही होना चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है, और इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो हमको आसानी से मिल जाता है। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x है, रैंडम वेरिएबल डिपेंड करता है इसका वैल्यू आउटकम्स पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पर जिसका वैल्यू डिपेंड करता है उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, x का वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू n कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और जब हम इसको निकालेंगे Px 0 निकालेंगे तो NC0 P⁴0 Q⁴n हो जाएगा, और जब हम Px 1 यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे तो NC1 हो जाएगा, P⁴1 हो जाएगा, Q⁴n-1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। हमको ये मालूम है कि जितनी प्रोबेबिलिटीज है सबका सम 1 होता है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना कि सिग्मा Pi जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी वैलिड होगा, इसका सम 1 के इक्वल हो जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमको मीन निकालना है तो मीन = होता है, ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन जो होता है NP होता है, वेरिएंस NPQ होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ NPQ होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है।
तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखें। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बर्नौली थ्योरम पर ये क्वेश्चन है। एक आदमी का किसी निशाने पर सही लगाने की प्रायिकता 3/4 है। वह 5 बार प्रयास करता है, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह कम से कम 3 बार सही निशाने पर मारे। ABCD 4 ऑप्शन है। UP TGT 1999 क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूथ कंपटीशन क्वेश्चन है, हिंदी वर्जन में है। इसी तरह से उसमें लिखा हुआ तो मैंने लिख लिया। अब आप इसको समझिए, इसका ट्रिक समझिए कि यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर प्रयास जो n होता है वो 5 यहाँ पर है, तो प्रयास यहाँ पर फाइनाइट होना चाहिए और 2 कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पर निशाना सही लगता है, एक कंडीशन हुआ, या फिर निशाना गलत लगता है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो हम बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं। बर्नौली थ्योरम मीन्स बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या बर्नौली थ्योरम का जो हमारा फार्मूला उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको हमको निकालना होता है, क्योंकि हमको कम से कम 3 पर सही निशाना मारना है, तो P हम यहाँ पर सही निशाना लेंगे, क्योंकि जो हमको निकालना है वही P होता है। तो सही निशाना लगाने की प्रायिकता P जो है 3/4 हो जाएगी। तो Q जो है 1 - P होता है, तो 1 - 3/4 हो जाएगा, मीन्स 1/4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी कि 5 ट्रायल में से कम 3 पर सही निशाना लगाता है, तो 5C3 हो जाएगा। और यहाँ P मीन्स ये हो जाएगा P2 हो जाएगा, और Q2 5 - 3 यानी 5 - 3 का मतलब 2 हो जाएगा, प्लस ये 5C3 कम से कम 3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हो सकता है, तो P2 4 हो जाएगा, और Q2 यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकता है, तो P2 5 हो जाएगा, और Q2 0 हो जाएगा। P और Q का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव करना है तो भी ये तरीका लगेगा। अगर हमको जो है ऑब्जेक्टिव करना है तो थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5C3 का मतलब 5C2 में 5 20 का आधा 10 हो जाएगा, और P का मतलब 3/4 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और Q का मतलब 1/4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 5 हो जाएगा। P का मतलब 3/4 का होल पावर 4 हो जाएगा, और वह Q का मतलब 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और वो यहाँ पर हो जाएगा P का मतलब 3/4 का मतलब पावर 5 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 तरीके से 27 दम्मा 270 हो जाएगा, अपान ये 4 यहाँ 2 यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका यहाँ पर 5 इंटू ये हो जाएगा 3 त्रिकोण 27 यहाँ 3 त्रिकोण 27 यहाँ 81 यहाँ पर 81 हो जाएगा, और अपान में ये 4 हो जाएगा। 4 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर देखिए, और ये 5 ये जो है 81 में 3 और से मल्टीप्लाई कर दो, 3 कम 3 8 3 24 243 अपान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है हमको मिल जाएगा 270, और प्लस में 5 कम 5 और 5 40 हो जाएगा, और प्लस 243 अपान ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 10 24 इसका वैल्यू होता है। और इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 3 5 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 7 4 11 के 1 हो जाएगा, और 2 4 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और अपान में 10 24 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 1 9 2 पंचे 10 11 2 9 18 हो जाएगा। तो इस तरह से 459 अपान 512 ये हमारा आंसर हो गया, और इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षण में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, जिसमें 2 बार शीर्ष प्राप्त होता है। यदि इसी परीक्षण को 3 बार दोहराया जाए तो सफलता ना प्राप्त होने की प्रायिकता किसके बराबर होगी। ABCD 4 ऑप्शंस हैं। UP TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो यहाँ ट्रायल 3 है, और सिक्का है तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो आने की पॉसिबिलिटी है 2 है, तो यहाँ पर हम यहाँ बर्नौली थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर N3 हो गया, और हमको जिसमें 2 बार शीर्ष प्राप्त होता है, तो यहाँ पर R यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, और P शीर्ष प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। Q जो है 1 - P होता है, तो ये भी आपका हाफ आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर सक्सेस देखना है, और यहाँ पर सफलता ना प्राप्त होने की प्रायिकता हमको बाद में निकालनी है। तो यहाँ पर हम P सक्सेस पहले निकालेंगे। P सक्सेस
सक्सेस का मतलब ये हुआ, पी सक्सेस का मतलब ये हुआ कि इस ट्रायल में शीर्ष प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वही यहाँ पर सक्सेस माना जाएगा। तो यहाँ पर 3C2 हो जाएगा क्योंकि R2 है, और P मीन्स हाफ पर पावर ये 2 हो जाएगा, और इंटू Q मीन्स हाफ पर पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा। तो 3C2 3 हो जाता है, और इंटू में 1/4 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ये P सक्सेस हो गया। P फेलोर क्या हो जाएगा, P फेलोर निकला 1 - 3/8 कर देते हैं तो ये 5/8 आ जाएगा। अब इस परीक्षण को यानी सफल ना होने की प्रायिकता हमने निकाल ली 5/8। अब इस परीक्षण को 3 बार दोहराया जाता है तो यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। परीक्षण प्रथम बार में सफल ना होने की प्रायिकता 5/8 है, दूसरे बार में सफल नहीं होता तो 5/8 है, तीसरे बार में सफल नहीं होता तो 5/8 है। तो 3 बार अगर इस परीक्षण को दोहराया जाता तो सफलता ना प्राप्त करने की प्रायिकता ये 5/8 × 5/8 × 5/8 यानी 5/8 होल पावर 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 एंड इट्स वेरिएंस इज 3/2, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड ABCD। 4 ऑप्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सिलेबस में है, GIC प्रवक्ता के सिलेबस में है। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मीन गिवन है 3, तो मीन का मतलब NP होता है, NP 3 गिवन है, और वेरिएंस जो होता है NPQ होता है, ये 3/2 गिवन है, और SD जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है। तो NP की जगह पर अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो 3 × Q = 3/2 आ जाएगा, और यहाँ से Q = इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो Q = हाफ आ जाएगा। और हम जानते हैं कि P + Q = 1 होता है, तो P = हो जाएगा 1 - Q मीन्स 1 - हाफ। तो ये P भी हाफ आ गया, P भी क्या आ गया, P भी हाफ आ गया। और यहाँ पर हमको मालूम है कि NP = 3 है, तो N × P यहाँ पर हाफ आया है =3, तो यहाँ से N = 6 आ जाएगा। तो 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और मेरे YouTube चैनल मैथ्स एम्ब्रोसिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर TGT PGT सीरीज़ के सभी वीडियोज़ को देखिए, ये आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।